तो अभी तक हमने मध्य प्रदेश की जो हमारी सीरीज चल रही है, मध्य प्रदेश की भूगोल की जो हमारी सीरीज चल रही है, उसमें अभी तक हमने मध्य प्रदेश के चट्टानों के बारे में बताया कि मध्य प्रदेश में कौन सी चट्टानें किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, किस चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। इन सब बातों को लेके हमने डीप डिस्कस किया। ठीक है, अब उसी सीरीज में क्योंकि मध्य प्रदेश पीसीएस का भी फॉर्म भरना शुरू हो गया है और भी मध्य प्रदेश लेखपाल पटवारी भी चालू है, तो इस तरीके से इन सारी चीजों को देखते हुए कि कौन सा चीज रिलेवेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जाम, उसको हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इन सारी चीजों को। तो इन सब चीजों को हम यहाँ लेके आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि मध्य प्रदेश की नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, नदी परियोजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम्स में। इन सारी चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश के भूगोल जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने प्लेस पे। ठीक है, तो अब देखिए, अब आज मैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र और मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में डिस्कस करूंगा। ये हमारा इस सीरीज का मध्य प्रदेश की नदियां सीरीज का पार्ट फर्स्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें हम देखेंगे कि अपवाह तंत्र है क्या, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, और इन सब चीजों को हम देखेंगे कि ड्रेनेज सिस्टम किसे कहते हैं, कौन सी नदी कितना इंपॉर्टेंस रखती है, कौन सी नदी का कितना डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश के ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इन सारी बातों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश का निर्माण, मध्य प्रदेश जो बना है, आज का जो मध्य प्रदेश में दिखता है, जो मध्य प्रदेश है, उस मध्य प्रदेश का निर्माण तत्कालीन सीपी और एक बरात, जब मुगल सल्तनत थी यहाँ पे या उससे पहले का जो पीरियड था, तो मध्य प्रदेश को एक प्रिंसली स्टेट कहा जाता है क्योंकि वहां बहुत सारे राजा हुए हैं। ठीक है, तो अलग अलग राजाओं के अलग अलग क्षेत्र थे, इसलिए तो अब ऐसा तो नहीं है कि जितना भी रियासत के रूप में हम स्टेट बना दे, ये पॉसिबल नहीं होता। तो कई सारे स्टेट को मिला के हम एक प्रदेश का गठन किए। तो उस समय तत्कालीन सीपी और बरात, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को मिला के मध्य प्रदेश बना। ठीक है, जब इतने सारे राज्यों को मिला के बना, तो इन सब राज्यों की अपनी अपनी पहाड़ियां थी क्योंकि पठारी एरिया है। ठीक है, पुरातन गोंडवाना शहर पे बसा हुआ मध्य प्रदेश जो है, गोंडवाना लैंड पे बसा हुआ राज्य है। तो इस क्षेत्र में बहुत सारी पर्वत पहाड़ियां हैं, तो उन पहाड़ियों में बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो आप देखिए, वहां से बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम निकलना शुरू हुए। ड्रेनेज मींस होता क्या है, कोई भी नदी अपना जो है जब जो बहा के ले जाती है, ठीक है, उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब होता है जलवाहक प्रणाली। ठीक है, जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, नर्मदा रिवर सिस्टम है। ठीक है ना, ठीक है, सोन नदी है, ताप्ती नदी है, मध्य प्रदेश की प्रमुख रिवर है। ठीक है, इन सब का एक अपना ड्रेनेज सिस्टम है। तो अपवाह तंत्र का बेसिक मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब यह होता है कि जलवाहन प्रणाली। ठीक है, क्या होता है, जलवाहन प्रणाली, वाटर को जो है कैरी करना, वाटर को ले जाना। ठीक है, वाटर को बाहर के ले जाना, इसकी को हम वन लाइन में अगर कहें तो इसी को हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना, अब देखिए आप ड्रेनेज सिस्टम किस पे डिपेंड होता है। अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ड्रेनेज सिस्टम किस पे डिपेंड होता है, क्या ऐसे फीचर हैं कि या तो पृथ्वी किस तरफ ढाल है, या जैसे मान लीजिए जो नदी है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हुआ, या गंगा रिवर सिस्टम हुआ, या नर्मदा रिवर सिस्टम हुआ, ये सारी नदियां अपना जल बहा के कहां ले जाती हैं, और जिस भी दिशा में ले जा रही हैं उस दिशा में ही क्यों ले जा रही हैं, उसके अपोजिट दिशा में क्यों नहीं ले जा रही हैं। तो बहुत सारे फैक्टर इस फैक्टर को वर्ग करते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो मुख्य कारण क्या होते हैं, जैसे भूवैज्ञानिक स्थिति क्या है उस क्षेत्र की। ठीक है, उस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिति क्या है, चट्टानों का प्राकृतिक संरचना किस प्रकार से है। ठीक है, चट्टानों की प्राकृतिक संरचना उस क्षेत्र में किस प्रकार की है। ठीक है, स्थल आकृतियां, स्थल उस
क्षेत्र का कैसा है, ढाल किधर है, ठीक है, बहते हुए जल की मात्रा एवं बहाव की अवधि कैसी है, ढाल इन सब चीजों पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। वहां की स्थलाकृत कैसा है वहां का, ठीक है, वहां की लैंड कैसी है, ठीक है ना। उसके बाद चट्टान जो है पठारी क्षेत्र है, चट्टानों की प्राकृतिक दशा किस तरीके से है, किधर ऊंचाई है, किधर ढाल है, ठीक है, स्थल और लैंड है वो ढाल किस तरीके किस तरफ है, इन सब चीजों को जो है वाटर फ्लोइंग सिस्टम इस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। पानी का जो बहाव होता है वो इन्हीं सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये प्रमुख फैक्टर होते हैं किसी भी वाटर को किस दिशा में जाएगा वो उसके लिए, ठीक है ना। एक नदी का मुख देखिए, एक जो नदी तंत्र होती है, एक जो नदी तंत्र होता है हमारा, एक नदी तंत्र में मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां आती हैं, ठीक है, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां आती हैं। अपवाह क्षेत्र देखो, जो एक नदी क्षेत्र होता है, नदी का जो अपवाह तंत्र होता है उसमें एक मेन रिवर और उसकी जो है ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, ठीक है, सहायक नदियां आ जाती हैं। नदी और उसकी सहायक नदियां मिलके, ठीक है, जहां पानी की अपने वाटर सिस्टम को इकट्ठा करती हैं उसे द्रोणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रोणी सिस्टम, द्रोणी कहा जाता है, ठीक है, वाटर ड्रेनेज कहा जाता है, ठीक है। अब लेकिन जो छोटी नदियां हैं, ठीक है, जो छोटी नदियां जो जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं, छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं, ठीक है। बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम नदी द्रोणी कहते हैं, जबकि छोटी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को हम जल संभर कहते हैं, ठीक है, वाटर साइडेड एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं या वाटर साइडेड एरिया कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। बड़ी नदियां, फिर से बताते हैं, बड़ी नदियां जो है, जो बड़ी रिवर है, ठीक है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदी द्रोणी कहा जाता है। जबकि छोटी नदियां वह नालों के अपवाहित क्षेत्र को या अपवाहित तंत्र को या अपवाहित जहां पर पानी इतना इकट्ठा करती हैं उसको हम क्या कहते हैं? जल संभर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जल संभर कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है वाटर शेडेड, ठीक है, वाटर शेडेड, ठीक। अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं मध्य प्रदेश को जो क्षेत्र है, जो आज का मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश क्षेत्र जो है बहुत सारी पहाड़ियां इसमें आती हैं, बहुत सारी पहाड़ियां आती हैं इसमें, ठीक है। प्रमुख पहाड़ियां हैं जैसे मैदान पर्वत श्रेणी, विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ठीक है, बहुत और भी पर्वत श्रेणियां यहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इन पर्वत श्रेणियों से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, बहुत सारी ओल्ड रिवर का यहाँ से उद्गम होता है, ठीक है ना। इसीलिए मध्य प्रदेश के क्षेत्र को नदियों का मायका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदियों का मायका कहा जाता है। अब देखिए, बात यह है कि सबसे ज्यादा रिवर किस श्रेणी से निकलती है? सबसे ज्यादा रिवरों का, जो नदियों का उद्गम है, वो मैदान पर्वत श्रेणी से होता है। किससे होता है? मैदान पर्वत श्रेणी से सबसे अधिक नदियों का उद्गम स्थल है, ठीक है। मैदान पर्वत श्रेणी से निकलती है, इसीलिए मैदान को हम क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर शेड कहते हैं, ठीक है। मैदान श्रेणी को हम वाटर शेड कहते हैं। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जल विभाजक का काम करती है, वाटर डिवाइडर का काम करती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र में विंध्य पर्वत श्रेणी, ठीक है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये जल विभाजन का कार्य करती हैं, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हमारा मध्य प्रदेश के नदियों का इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आप लोग अगर लाइक करें, पसंद करें इसे, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट जोन को। आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिए, इन सारी चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियां हैं, ठीक है, 5 प्रमुख बड़ी नदियां मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख बड़ी नदियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि नर्मदा नदी, ठीक है, ताप्ती हुई, सोन हुई, ये सारी जो रिवर्स हैं मध्य प्रदेश की बड़ी रिवर्स में काउंट की जाती है, ठीक है। तो जो 5 सबसे बड़ी नदियां हैं मध्य प्रदेश की, 5 सबसे बड़ी नदियां मध्य प्रदेश की,
5 सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी नदी कौन कौन सी सबसे बड़ी 5 सबसे बड़ी नदी है? नर्मदा। कौन सी? नर्मदा। नर्मदा कितने किलोमीटर का अपवाह तंत्र है इनका? ठीक है, नर्मदा का है 1312 किलोमीटर का। कितने का? 1312 किलोमीटर का अपवाह तंत्र इनका है। ठीक है, नर्मदा के बाद कौन सी रिवर आती है? नर्मदा के बाद आती है चंबल। कौन सी? जो यमुना की सहायक नदी है, चंबल। ठीक है, चंबल का अपवाह तंत्र कितने किलोमीटर का आता है? सेकंड नंबर पे आती है। सेकंड नंबर पे आती है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर का इसका अपना अपवाह तंत्र है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सोन नदी। कौन सी? सोन नदी, जहां सोन घाटी का निर्माण होता है। ठीक है, सोन नदी। सोन नदी कितने किलोमीटर के अपवाह तंत्र को कवर करती है? कितना बड़ा जल विभाजक है इसका? ठीक है, 780 किलोमीटर है। ये 780 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक, उसके बाद आपकी आती है ताप्ती रिवर। कौन सी आती है? ताप्ती रिवर। ताप्ती नदी आती है। ताप्ती नदी आती है। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर। ये 724 किलोमीटर इसका अपनी लंबाई है। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट में आती है बेतवा नदी। कौन सी नदी आती है मेरे भाई? बेतवा नदी आती है, जिसकी लंबाई कितना है मेरे भाई? बेतवा नदी की लंबाई है आपकी 590 किलोमीटर। कितना है? 590 किलोमीटर। ये मध्य प्रदेश की 5 प्रमुख रिवर रही हैं। ठीक है, अब अलग अलग अपवाह तंत्र के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को डिवाइड किया गया है। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लेकिन 5 जो प्रमुख रिवर हैं सारे अपवाह तंत्र को मिला के वो यही 5 प्रमुख रिवर हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसा लगा आपको? आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।